अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरे बेटे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को पढ़ा और उससे रेलिवेंट जो वर्कशीट थी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी। तो आज मेरा बेटा मैंने जैसे कि पोस्ट भी कर दिया था कि आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में। लेकिन एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट भी आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था अबाउट द रॉड बैलेंसिंग के बारे में कि अगर आप वहां पे जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई कर। उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा आप लोगों ने ट्राई भी की होगी उनको सॉल्व करने की। जी मेरे बेटे जल्दी से लाइव हो जाएगा। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि 11 o'clock आप लोगों 11:30 आप लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। 11:31 हो चुके हैं मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ? जी मेरा बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का। लेकिन उससे पहले मेरा बेटा मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रहा हूँ मेरा बेटा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी मीटर रॉड बैलेंसिंग की। अगर इससे रिलेवेंट आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मेरा बेटा। एम डी कैट फिजिक्स जी वालेकुम सलाम जरफशा बेटा, आपका ही वेट कर रहा था मैं। जरा देख लीजिएगा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो देख ले मेरा बेटा। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, फर्ज करें एक रॉड गिवन है और आपको कहा जाता है स्टेटमेंट के अंदर ये टर्म यूज की जाती है कि आपके पास जो मीटर रॉड की टोटल लेंथ है, मीटर रॉड की जो टोटल लेंथ है मेरा बेटा वो 1 मीटर है। 1 मीटर मीन आपके पास वो 100 सेंटीमीटर है। मतलब ये रॉड टोटली आपके पास कितना आ रहा है मेरा बेटा? 100 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं अ रॉड इज बैलेंस्ड मार्क। अगर इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है इट मींस 50 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहां पे ये रॉड बिल्कुल बैलेंस होगा। ठीक है मेरा बेटा। फिर आपसे ये कहा जाता है कि अगर रॉड के इस एंड पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन का वेट हैंगे और कितने डिस्टेंस पे हैंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कह रहा है मेरा बेटा आपके पास ये आ रहा है यहां पे कोई मार्क गिवन हो। मतलब मार्क वर्ड लिखा होता है कि मार्क 90 सेंटीमीटर। मतलब ये टोटल की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर जहां पे लिखा होगा वहां पे 10 न्यूटन एक वेट अटैच है। इसी तरह यहां पे 10 सेंटीमीटर जहां पे लिखा हुआ है मेरा बेटा वहां पे एक वेट अटैच है जिसका वेट आपके पास अगेन 10 न्यूटन है। अब वो कह रहे हैं इसको बैलेंस किया गया है दो वेट के साथ, जो कि एक आपके पास रॉड से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, एक रॉड से 10। मतलब आपके पास मसला ये नहीं है कि ये 10 सेंटीमीटर पे ये 90 पे है। आपके पास इन तरह की प्रॉब्लम से वर्ड लिखा होगा मार्क का और आपको ये पता होगा मेरा बेटा कि जो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड भी गिवन होगी, जैसे कि 1 मीटर है और 1 मीटर का मतलब होता है मेरा बेटा 100 सेंटीमीटर। सब पानी पिला देना। इस तरह के क्वेश्चंस में मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के सवालात में मेरा बेटा हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि ये कहती है मेरा बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू मेरा बेटा आपके पास आता है क्लॉक वाइज टॉर्क इक्वल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ये कंडीशन है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप सिंपली ये कह सकते हो कि जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, इन आपस में इनका सम करोगे तो ये सम इधर के माइनस होगा तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब मेरा बेटा यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ये जो पिवट पॉइंट है जिसको मार्क कहा गया है, ये पिवट पॉइंट मेरा बेटा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर अगर हम मेरे बेटे बात करते हैं कहां तक, जहां पे फोर्स लग रही हो, तो उस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहा जाता है। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं मेरा बेटा? मोमेंट आर्म कहते हैं। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं R1 का जी चाहिए, और इस डिस्टेंस को मेरा बेटा नाम दे देते हैं R2 का। आप तस्वीर ले लेना। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं R1 का और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया जाता है R2 का। अब मैं बात करना चाहूं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क की।
मेरा बेटा 50 सेंटीमीटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। रॉड की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर में मेरा बेटा वो बैलेंस होगा। कल भी ये बात की थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट को कहा जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा बेटा वो पॉइंट है वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी वर्टिकली। आप उस रॉड से, रॉड अगर कहां पे बैलेंस होगा? बिल्कुल सेंटर पे। अगर उसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इट मींस कि 50 पे वो क्या है मेरा बेटा? बैलेंस है। 50 इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हुआ? अब मेरे बच्चे ये देखो, बड़ी आसान सी बात है। टॉर्क निकालना है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म फॉर्मूला होता है F इंटू आर। इधर भी क्या आएगा? F इंटू आर। इसके डिस्टेंस को R1 कह दिया, इसके डिस्टेंस को R2 कह दिया। दोनों फोर्सेस F1 F2। ठीक है मेरा बेटा। अब ये देखिए, F1 कितनी है आपके पास? 10। अब क्वेश्चन ये है कि R1 कितने है? मेरा बेटा 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें। जी मेरा बेटा, हमने अगर रॉड 100 सेंटीमीटर के लिए अज्यूम नहीं किया मेरा बेटा। अगर 1 मीटर रॉड है और रॉड की अप्रोक्सीमेट लेंथ, जितने भी रॉड्स हमारे पास होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो हमारे पास कितने होते हैं मेरा बेटा? वो 1 मीटर, या फिर आपके पास किसके कुल आते हैं? 100 सेंटीमीटर के। अस्मा बेटे, जो भी बच्चे आपके पास रॉड की लेंथ होगी, हम उसके अकॉर्डिंग फिल। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन क्लास में करवाया जाता है उस बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटे ये होता है कि आपको टोटली इस चीज के बारे में क्लियर कर दिया जाए कि इस तरह की सिचुएशंस में आप कैसे डील करेंगे। तो मेरा बेटा आप देखें, R1 आपके पास 40 आ गया, जैसे कि लोगों ने बता दिया आपको। F2 मेरे बच्चों क्या आएगा? 10। अब R2 बताएं क्या आएगा मेरा बेटा? 90 माइनस 50, अगेन कितना आ रहा है बेटा? वो भी 40 आ रहा है। और 10 इंटू 40 बेटे क्या होता है? 400। अगेन 10 इंटू 40 क्या आएगा? 400 न्यूटन सेंटीमीटर। 400 न्यूटन सेंटीमीटर। इट मींस कि जो वो स्टेटमेंट में कह रहा था कि ये रॉड बैलेंस है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपस में मेरी जान इक्वल आ रहे थे। अब मेरा बेटा, ये थी वो सिचुएशन जब आपके पास रॉड बैलेंस हो रहा था और आपके पास डिफरेंट। अब आपके पास जरी सी बात है, अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई ये दो इक्वल फोर्सेस थी। चलिए मेरा बेटा, गुड है। कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को आज पोस्ट में भी ये चीज कह दी थी कि अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो नो इशू एट ऑल, आप लोग मेरा बेटा पूछ सकते हैं। अब मेरे बेटे, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फर्ज करें यही रॉड मेरे पास है, जो कि मेरा बेटा आपके पास 50 सेंटीमीटर पे मार्क है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं ये कहता हूं, सिर्फ इतनी सी बात देखिएगा मेरा बेटा, कि सेम डिस्टेंस पे इधर से 10 सेंटीमीटर पे गए, 10 सेंटीमीटर, और इधर से मैं मार्क कर लेता हूं मेरा बेटा 90 सेंटीमीटर। अब सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे आप देखो, अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट था और उसको मैं दोबारा से रिपीट करूं तो बच्चे आप इस चीज को जरा गौर किया करो कि आपकी वजह से दूसरी क्लास का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि सेकंड पॉइंट को समझें और जब लेक्चर एंड होता है तो उसको एक दफा लेक्चर को दोबारा सुना करें। तो अगर समझ में नहीं आता तो मेरा बेटा मुझे रिपीट करने में मेरे भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें ना मेरे बेटा, हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है तो हमें कंसर्निंग टॉपिक को भी डिस्कस करना होता है। अब मेरे बच्चे, मैंने सेम वही कंडीशन ले ली, ये लैपटॉप बंद हो गया। अब यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज चेंज कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं यार यहाँ पे जो फोर्स है ना वो 10 न्यूटन है, लेकिन यहां पे जो फोर्स है मेरा बेटा वो 20 न्यूटन है। अब मेरा बेटा, जब आपके पास अनइक्वल टॉर्क आ रहा हो, जब आपके पास अनइक्वल टॉर्क आए, जैसे कि आपकी वर्कशीट में भी क्वेश्चन था, अगर आपके पास अनइक्वल टॉर्क आ रहा हो तो फिर आप टोटल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अनइक्वल टॉर्क आ रहा हो तो मेरा बेटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। नेट टॉर्क उसे कहा जाता है। सिंपली यहां पे ये देखो मेरा बेटा, ये डिस्टेंस आपके पास R1 है, इस डिस्टेंस को हम R2 कहते हैं, इस फोर्स को मेरा बेटा F1 कहा जाता है, इस फोर्स को मेरा बेटा F2 कहा जाता है। अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वही कंडीशन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। मेरा बेटा वही चीज, बाय अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिंपली मेरा बेटा आप क्या करोगे? F1 मल्टीप्लाई बाय R1। आपकी बुक में जितनी न्यूमेरिकल एग्जांपल हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, इन सब में यही स्टेटमेंट, यही चीज फॉलो अप की जाती है। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा समझने की बात है।
आगे मेरा बेटा F1 मल्टीप्लाई बाय R1, F2 मल्टीप्लाई बाय R2। अब मेरे बच्चे F1 कितना आपके पास 20, R1 देखिए 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास 40 सेंटीमीटर। इधर F2 कितना है मेरा बेटा 10 एंड 90 माइनस 50 कितना आ गया मेरा बेटा 40 सेंटीमीटर। अब 40 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे बेटे ये आपके पास 800 बन रहा होता है। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा होता है मेरा बेटा 400 न्यूटन सेंटीमीटर। अब मैंने आप लोगों से बोला कि जब अनइक्वल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इट मींस कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू क्या है मेरा बेटा कम, तो फिर हम नेट फोर्स इस तरह देखें, इस तरह नेट टॉर्क देखेंगे कि अब इस पे कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है। सो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क नेट किसकी वैल्यू ज्यादा मेरा बेटा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा मेरा बेटा। मैं ऐसे लिख देता हूं टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज 800 माइनस 400 तो आंसर कितना आ गया मेरा बेटा 400 न्यूटन सेंटीमीटर। तो अब मेरे बच्चे आप लोगों ने मुझे ये चीज क्लियर कर देनी है कि इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे बच्चों को कोई मसला ना हो। जी मेरे बेटे यहां तक कोई इशू है तो मुझे बता दें, और वर्कशीट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन मेरा बेटा जो आप लोगों ने इवन के मैंने इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया था ताकि मेरे बच्चों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और जैसे जैसे मेरा बेटा आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, जैसे कि किसी का इलास्टिकली इन वन डायमेंशन मेरा बेटा इंक्लूड नहीं है, आपको मेरी ड्राइव पे यूएचएस का सिलेबस भी मिल जाएगा, आप उस सिलेबस को भी देख सकते हैं मेरा बेटा, और उसी को ही फॉलो अप करके हम बाकी सारी चीजें साथ साथ कर रहे हैं। ये देखिएगा लाइव की जगह जरा आपके मेरा बेटा कमेंट सिर्फ एक मिनट देख लो, मेरे सामने वाला जो लैपटॉप है वो जरा ऑफ हो गया था। कारून के खजाने का पता बताया जा रहा है। जी मेरा बेटा जरा मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब ये तो ये कंडीशन थी ना कि हमारे पास यहाँ पे दो, अगर आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली मेरा बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये इक्वेशन आपने देखनी है। अगर आपके पास अनबैलेंस आ रहा है मतलब एक तरफ से ज्यादा टॉर्क आ रहा है तो नेट कैलकुलेट कर लो। अब मेरे बच्चों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरा बेटा। मैं आपकी क्लास में जरा लाइव इसलिए हो रहा कि लैपटॉप मेरे सामने जो पड़ा था वो एक्चुअली बंद हो चुका था, आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रहा, और ये सिर्फ 1 मिनट में ये जो जादू है ये होने वाला है। शान से बेटे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अब मैं ये बात कर लेता हूं, हम जब मेरा बेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगाएं तो वो मूव करता है लीनियरली, लेकिन अगर मेरा बेटा हम बात करें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरह से लग रही है, ये दो फोर्सेस लग रही है, सिंपली एक बात करने लगा हूं, ये फोर्स लग रही है, ठीक है, ये आपके पास 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये आपके पास 100 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है। अब देखो मेरा बेटा दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, 100 और -15, इफेक्टिव फोर्स जिसके ऊपर एक्ट कर रही है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 85। इसी तरह मेरा बेटा अगर यहां पे ऑब्जर्व किया जाए मेरे बच्चे तो आपके पास यहां पे टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा फोर्स लग रही है तो टॉर्क में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा ज्यादा, तो इस केस में हमें टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्टिव कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से रोटेशन हो रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वैसे मैं बताऊं कन्वेंशनली हम अपनी आसानी के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं जबकि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। जी मेरे बेटे अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, जैसे कि आप लोगों को कल सर्वे भी और उसमें भी मुझे ये चीज पता चली कि 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि फिजिक्स में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरे बच्चे प्लीज मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि मुझे अपनी मेथोडोलॉजी में अभी क्या इंप्रूवमेंट लानी है जो आपके कैलिबर पे आपके स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सके। दस दो यार मैनू भी पता चले। तो बेटे ज़रफ़शाह आपको मैंने उस वक्त भी यही पॉइंट क्लियर कर दिया था, अब तो होपफुली ये चीज हो जानी चाहिए ना कि रोड की टोटल लेंथ आपके पास मेरे बेटे गिवन है। काम कर रहा हूँ सिर्फ एक मिनट रुक जाए, बच्चे ने क्वेश्चन किया ठंड रखी। आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं
जी, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बेटा जरा क्या क्वेश्चन था, आप बाकी लोग भी जरा मेरा बेटा देख ले। क्वेश्चन में अ यूनिफॉर्म मीटर ऑफ वेट 2 न्यूटन। अब रॉड का जो वेट है वो 2 न्यूटन है। इस बात का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि आपके पास अगर 2 न्यूटन फोर्स उस पर लगती है, उसका अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 2 न्यूटन है। अब वो कहां पे होगा? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पिवेटेड एट द 60 सेंटीमीटर मार्क। मतलब आपने उसको बैलेंस कहां पे किया हुआ है? 60 सेंटीमीटर पे। अ 4 न्यूटन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। फिर आपने 4 न्यूटन का वेट दूसरे एंड पे सस्पेंड किया, लटका दिया। सो कॉजिंग द रूल टू रोटेट अबाउट द पिवट। अब मेरा बेटा हम चाहते हैं कि उसमें क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो या एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो। राइट साइड पे 4 न्यूटन की फोर्स लगाइए, तो वो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? मेरा बेटा एक चीज, हम लोगों ने जब टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं? एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू मेरा बेटा क्लॉक वाइज टॉर्क। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। 2 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1 लिखा हुआ है मेरा बेटा आपके पास। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 लिखा हुआ है। 1.6 आपके पास मेरे बेटे। अब इसकी टोटल लेंथ देखिए, आपके पास 1 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर से आप 60 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 4 न्यूटन का डिस्टेंस पिवट पॉइंट से कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरा बेटा? 0.4। तो क्लॉकवाइज टॉर्क 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में उसने रॉड का टोटल वेट बताया आपको मेरा बेटा 2, और इनिशियली उसका जो पॉइंट लिया 1 सेंटीमीटर, 1 को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो आंसर मेरा बेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा 1.6। टोटल निकालोगे, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा बेटा पूछ ले। नहीं मेरा बेटा, जरूरी नहीं, लेंथ चेंज भी हो सकती है। अगर लेंथ चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू वेरी कर जाएगी, डिस्टेंस वेरी कर जाएगा बैलेंसिंग के लिए। अगर बैलेंस नहीं होगा इट मींस कि वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। जब बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। वो उस वक्त होता है जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मेरा बेटा इक्वल है। मेरा बेटा वर्कशीट से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा बेटा यहां पे कपल ऑफ फोर्सेस की बात नहीं की जा रही। यहां पे मेरा बेटा मैंने कपल ऑफ फोर्सेस के लिए कहा था विद सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन। जहां पे सेम फोर्सेस थी, हमने पहली कंडीशन देखी थी, सेम फोर्सेस में ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है? इक्विलिब्रियम में। तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ था रमीज बेटा। जब फोर्स भी सेम थी, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम था, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी। अगेन आपके पास जो टॉर्क आया था वो मेरा बेटा इक्वल आया था। इट मींस कि यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा बेटा, कपल कैलकुलेट करना आपने। तो कल भी कपल का फॉर्मूला बताया था एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। अब यहां पे मेरा बेटा अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझे जरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास मेरा बेटा क्या आ रही है? 8.0 न्यूटन फोर्सेस एक्ट ईच, मतलब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ 8.0 न्यूटन आ गई। अब उसके अलावा जो डिस्टेंस डी किया गया वो 0.60 मीटर है, और एंगल कितना आ रहा है मेरा बेटा आपके पास? 60 डिग्री। सो एफ डी साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें, एफ डी साइन थीटा, तो यहां पे सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। 8.0, डी आपके पास मेरा बेटा कितना आ रहा है? 0.60, और साइन 60। आंसर मेरे बच्चे आप लोगों के सामने आ जाएगा 4.2 न्यूटन मीटर। मेरा बेटा मैंने वर्कशीट कर दी है, सबको शो हो रही है, आपको शो नहीं हो रही। इसकी क्या रीजन हो सकती है, किसको शो नहीं हो रही? हाँ, सबको होती है मेरा बेटा। आप अपना कोई जो भी है वो देखिए। बाकी लोग मेरा बेटा गाइड कर दिया करें अपने क्लास फेलोज को कि अगर किसी का कोई इशू आ रहा हो कि उनके सामने वर्कशीट शो वगैरह नहीं हो रही तो।
जी मेरा बेटा मैंने अपलोड कर दी थी, डेली की डेली अपलोड किया करूंगा। ओके मेरा बेटा, हमसे पूछा गया यूनिफॉर्म मीटर ऑफ वेट 2 न्यूटन इज पिवटेड एट द 60 सेंटीमीटर मार्क। जब आपके पास मार्क का वर्ड आ जाए इट मींस कि वहां पे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर किया होगा। इसकी मतलब टोटल लेंथ इवन के डायग्राम में भी हमें नजर आ रही है वो 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है, लेकिन 60 की बात करते हैं, 60 पे हमने उसको मार्क किया होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब हमसे क्या पूछी गई है, अ 4 न्यूटन वेट फ्रॉम वन एंड कॉजिंग द रूल टू रोटेट अबाउट द पिवट पॉइंट सस्पेंडेड कॉजिंग द रोटेट। अब मेरा बेटा यहां पे एंड पे बात कर रहे हैं, दूसरे एंड पे एक 4 न्यूटन वेट अटैच है, यहां पे वेट या फोर्स है जो 4 न्यूटन है। उसके बाद मेरे बेटे अब जो हम लोगों ने चीज कैलकुलेट करनी है, a 4 Newton weight is 20 from 1 causing the rule to about the point। अब हमने देखना कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। अब मेरे बेटे इसको हम नाम दे देते हैं टॉर्क 1 का और दूसरे को नाम दे देते हैं टॉर्क 2 का, और सिंपली जो आपकी बुक में भी जैसे कि मेंशन है मैं उसके अकॉर्डिंग करना चाह रहा था ताकि आपको मसला ना हो। 2 न्यूटन आपके पास फोर्स है वेट की, यहां पे इसको आपने पिवट किया हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है मेरा बेटा, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है आपके पास जो टॉर्क है, टोटल टॉर्क इस पे कितना एक्ट कर रहा है। तो हमने ये कहा F मल्टीप्लाई बाय R1 F2 मल्टीप्लाई बाय R2। F2 की बात करें तो 4, R2 100 माइनस 60 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 0.4। इसी तरह F1 2। अब यहां पे जो क्वेश्चन बार बार लोगों को कंफ्यूज कर रहा है मेरा बेटा, जी मेरा बेटे जी डिस्टेंस हमारे पास यहां पे मीटर में है तो हमने सबसे पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जिस पॉइंट पे इसको पिवट किया गया है वो है जनाब आपके पास 60 सेंटीमीटर। सो अब यूनिफॉर्म मीटर ऑफ वेट मतलब जिसकी डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, 2 न्यूटन इज पिवटेड एट 60 सेंटीमीटर मार्क। हमने इसकी मिनिमम जो लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर ले ली और 1 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड किया तो 0.1 आया। अब टोटल टॉर्क अगर कैलकुलेट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये आएगा 0.2 इज इक्वल टू 1.6। अब 1.6 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट टॉर्क आ जाएगा कि इसमें इफेक्टिव टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है मेरा बेटा 1.4 न्यूटन मीटर। सर एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 एमसीक्यूज नंबर 11 की स्टेटमेंट जरा देख लो। अ हैवी यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ लेंथ L is supported by two forces F1 and F2 at points। distance given है total length का L/8, F1 वहां पे अटैच है from its ends as shown in the diagram। हमसे पूछेगी बेटा फोर्स की रेशो कैलकुलेट करें, फोर्स की रेशो कैलकुलेट करें। मैं इसको मेरा बेटा जरा बोर्ड पे क्लियरली ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 एक प्लैंक जिसकी टोटल लेंथ आपके पास L है उसको हैंग किया गया है एक तरफ से L/8 पे, यहां पे F1 और दूसरे आपके पास मेरा बेटा आ रहा है L/4
और यहां पे आपके पास F, यहां पे बात करें, ये आ रहा आपके पास L/4, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ का लेंथ/4, जैसे कि डायग्राम में गिवन है मेरा बेटा, मैंने इसको वैसे ही वैसे कर दिया। अब मेरे बच्चे जी बेटा सर 0.1 मीटर कैसे आया, सर 0.1 मीटर कैसे आया, प्लीज बता दे मेरा बेटा। हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ है वो 0 सेंटीमीटर है। अब इसका जो वेट गिवन है वो 2 न्यूटन है, ठीक है मेरा बेटा। अब इसके अंदर इफेक्टिव टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, मतलब जहां पे इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी किस्म का कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। इट मींस कि मेरे पास जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए टू प्रोड्यूस द टॉर्क। मैंने ये भी कहा था कि टॉर्क प्रोड्यूस करना हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। उन्होंने ये बात की कि आपने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं रखा, आपने 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो वो डिस्टेंस हमें खुद ही कैलकुलेट करना था। इट मींस कि 2 न्यूटन जो फोर्स कर रही है वो 1 सेंटीमीटर पे यहां पे आ रही है, ठीक है मेरा बेटा। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब, जैसे कि आपके पास यहां पे मैंने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू हमने 1 सेंटीमीटर ले ली, क्योंकि 2 न्यूटन। अब वेट ऑफ द रोड है, अब वेट ऑफ द रोड वर्टिकली क्या होगा मेरा बेटा, डाउनवर्ड। ये चीज याद रखिएगा, जब कोई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही हो और उसका मूवमेंट आर्म, इसमें अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं और इसका मूवमेंट आर्म भी यहां पे हो 0, तो इसमें किसी किस्म का कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके फिर भी मेरा बेटा मैं इसकी स्टेटमेंट दोबारा से रिकंफर्म कर लेता हूं। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करें तो बिल्कुल ये बनते हैं, अगर इसकी कोई स्टेटमेंट और है तो फिर उसका आंसर वेरी कर जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास यही इस तरह का वेरिएबल होता कि भाई आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसको मार्क किया गया है 30 सेंटीमीटर पे, मतलब जैसे कि यहां पे 50 सेंटीमीटर पे किया गया है, उसके बाद 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जैसे कि यहां पे बताया गया कि एंड पे एक वेट अटैच है, मैं यहां पे वेट अटैच कर देता हूं मेरा बेटा आपके पास 10 न्यूटन का। अब मैंने यहां पे 10 न्यूटन वेट अटैच किया, उसके बाद यहां पे मेरा बेटा मैंने ये चीज देखनी है कि कितनी फोर्स लग रही होगी, ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो मेरा बेटा मुझे सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि दूसरे एंड तक जाना है ये। अब दूसरे एंड तक डिस्टेंस स्पेसिफाई है कि मुझे पता है 0 से 30 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पे F1 मल्टीप्लाई बाय R1 आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाय R2 आ जाएगा। F1 मुझे कैलकुलेट करना है, R1 0 30 माइनस 0 30 आ गया, F2 कितनी मेरे पास मेरा बेटा 10, और R2 कितना आ गया मेरे पास मेरा बेटा। अब ये 50 था, 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा बेटा 20, 20 इंटू 10 कितना आएगा मेरा बेटा 200, 200 को डिवाइड करेंगे अब 30 के साथ, तो F1 फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे अगर तूने आपके कमेंट्स देख लो मेरा बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं तो मुझे बताओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं मेरा बेटा चैप्टर 5 हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस अनदर गुड क्वेश्चन। ये जरा सुन लीजिएगा मेरा बेटा, ये जो अभी 11 एमसीक्यूज है इसको भी मैं डिस्कस कर लूं ताकि किसी का भी कंफ्यूजन ना रह जाए मेरा बेटा। The value of A का देखो ये सवाल है जहां पे आपने अपना हल्का दिमाग इस्तेमाल करना है। अब मेरा बेटा यहां पे जरा देखिएगा, आपके पास एक रॉड की लेंथ बताएगी है टोटल L, टोटल लेंथ की बात कर रहा हूं L। अगर सेंटर से देखूंगा तो क्या होगा L/2, ठीक है मेरा बेटा। फिर वो कह रहा है कि L/4 पे यहां पे
इस टोटल लेंथ का अगर फोर्थ हिस्सा देखा जाए, L बाई फोर्स पे एक फोर्स लग रही है F2, एक फोर्स लग रही है F2। उसके बाद L बाई 8 पे, इस टोटल लेंथ का L बाई 8 लिया जाए तो वहां पे फोर्स लग रही है F1। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मुझे R1 और R2 सेंटर, वो मेरे पास क्या होगा मेरा बेटा L बाई 2, हाफ अगर मैं करूं तो L बाई 2 होगी। और सबसे पहले तो मुझे R1 कैलकुलेट करना है और R2 कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इसके दरमियान रेशो, क्योंकि दोनों पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मेरा बेटा फोर्सेस की रेशो F1 और F2, ये रेशो क्या आएगी। तो भाई बहुत आसान है मेरा बेटा, कि सिंपली आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये देखिए टोटल लेंथ L थी, अब हमने जब इसका डिस्टेंस निकालना है, इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, L बाय 2 माइनस L बाय 8। अब क्वेश्चन लोगों को ध्यान में ये आना चाहिए कि L बाय 2 कैसे आया, क्योंकि जब मिड से मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, टोटल लेंथ L है, हाफ जब भी किसी चीज का किया जाता है उसको मेरे बेटे 2 पे डिवाइड करते हैं, सो L बाय 2 माइनस L ओवर 8 आ जाएगा। जब L बाय 2 माइनस L ओवर 8 करूंगा और इसके एलसीएम लूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 3L ओवर 8, ये आ गया R1। उसके बाद मेरा बेटा मैं R2, यहां पे आपके पास कोई वैल्यू ये नहीं गिवन कि F1 इतना है F2 इतना है, सिर्फ लेंथ की फॉर्म में गिवन है और इसी तरह हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब R2 की बात करें, R2 आप लोगों ने बेटा कैलकुलेट करना है, हाफ में से L बाय 4 निकाल दें, L बाय 2 माइनस L बाय 4, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास मेरा बेटा वैल्यू बन रही होगी L बाय 4, ठीक है। अब R1 और R2 आपके पास आ गई, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि दोनों का टॉर्क इक्वल होता है, इस तरफ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस तरफ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, सो F मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R2, R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमें F1 रेशो F2, रेशो का मतलब होता है डिवाइड कर देना, F को F2 के साथ लाके डिवाइड करें, F1 F2 इधर ले, ये R1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगी R2 ओवर R1। अब हमारे पास R2 की वैल्यू भी है, R1 की वैल्यू भी है, इन वैल्यूज को लिखते हैं L ओवर 8 डिवाइडेड बाय 3L ओवर 8। अगर आप लोग गौर फरमाए तो मेरा बेटा इसको उल्टा के अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके पास मेरा बेटा, हाँ एक L बाई 4 है, सॉरी L बाई 4, इसको सीधा लिखें L बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 3L, L बाई 4। मेरा बेटा अपना पेज रिफ्रेश कर लें एक दफा, 8 ओवर 3L, L L के साथ कैंसिल, ऊपर क्या आ रहा है 8 और नीचे 4 इंटू 3 क्या आ रहा है मेरा बेटा 12, 8 ओवर 12 किसके इक्वल आएगा मेरा बेटा 4 ओवर 6 के इक्वल, 2 पे डिवाइड करें दो, मजीद उसको सिंप्लीफाई करें तो मेरा बेटा 2 रेशो 3, सो आप लिख सकते हो F रेशो 1 F2 आ रही है आपके पास मेरा बेटा 2 रेशो 3। अब मेरा बेटा रोड बैलेंसिंग से रेलिवेंट अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, तो मेरा बेटा आप अगर इसमें जाओ जी 2 रेशो 3, तो आपको मेरा बेटा सारे सॉल्यूशंस मिल भी जाएंगे विद आंसर। एल में से बेटा टोटल लेंथ एल है ना, और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंथ का हाफ होता है, लेंथ आपके पास टोटल एल है उसका हाफ मेरा बेटा इरफान एल बाय 2 आएगा। जी मेरा बेटा, अब अगर इजाजत दें तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूं। इवन क्लास स्टार्ट करने से पहले, जी मेरा बेटा मैंने मार्कर चेंज कर लिया और अभी हो जाता। अब मैं समझता कि नाम सवाल को देखो, मैं चाहता हूं कि हर सेंटर को भी बना दीजिए। अभी सवाल पूछना है कैसे क्या, अगर सी और क्यू और 20 है, 20 बोले तो
ओके मेरा बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से रेलिवेंट है। चलिए मेरा बेटा, अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया। सर अब मेरे बच्चे देखो, अगर एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करता तो आप लोग कहते हैं सर एमसीक्यूज डिस्कस किया करें, और अगर मैं एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं तो आप लोग कह रहे हैं सर इस तरह टाइम वेस्ट होता है। मेरा बेटा मुझे बता दो यार, एक्चुअली आप लोगों की क्लास पर शायद मुझे पढ़ाना ना आ रहा हो। जी मेरा बेटा, यूएचएस का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। आई डोंट थिंक सो कि दूर दूर तक, वैसे चैप्टर नंबर 5 पे है कि हमारी कोई स्पीड है, उसमें कोई इशू है। आप सोल्यूशन, मेरा बेटा मेरे ख्याल में इशरत मैंने सोल्यूशन अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आप बाकी लोगों से पूछें तो। हो गया फिर? नहीं यार, मेनू की बेहतर लगता पुत्र, जिवें तुसीं कहोगे उवें ही होएगा। आप लोगों ने एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिला और मुझे बता दें, अगर किसी को नहीं मिला तो मुझे बताएं ना कि क्या इश्यूज को क्यों नहीं मिल रहा। बाकी लोगों को सॉल्यूशंस भी मिले हैं, वर्कशीट भी मिली है, नहीं मिली तो मेरे बच्चे बताएं। अगर जो लोग मेरा बेटा क्लास में नहीं उनको इस चीज का पता चला तो फिर मेरा बेटा कंफर्म कर लें कि हम लोगों ने ये जो अभी वर्कशीट डिस्कस की है मेरे बच्चे, उसको हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ था, और आज भी जो मैं एमसीक्यूज की आपको वर्कशीट दूंगा उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। उसके बाद अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको मेरा बेटा डिस्कस करेंगे हम। मेरा बेटा सबसे पहले एंगुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। एंगुलर का मतलब मेरा बेटा ये चेंज हो चुका है। अब ये देखिए मेरे बेटे, हमने सर्कुलर मोशन में अब आना है। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, चाहे वो ऊपर की तरफ मूव करे या चाहे स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उससे लीनियर मोशन कहा जाता है। अब मेरे बेटे अगर हम बात करें, मेरा बच्चे बात करें एंगुलर मोशन की, दूरे बेटे में अभी आप लोगों को इनका जो आज एफएलपी है फिजिक्स के, मेरे ख्याल में फिजिक्स का तो हो चुका है, जरा देखिए आज। ठीक है, अब हम सर्कुलर मोशन के अंदर जा रहे हैं। एंगुलर मोशन में तो मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बहुत अगर बेसिक से बात करें तो एंगुलर क्वांटिटीज की बात करते हैं। एंगुलर क्वांटिटीज में सबसे पहले हमारे पास 4 चैप्टर, चारों सब्जेक्ट क्या है तो उसमें एंगुलर क्वांटिटीज को देखें मेरा बेटा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना मेरा बेटा, प्लेन एंगल थीटा, इसी को मेरा बेटा कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं मेरा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं मेरा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा बेटा आपके पास क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस प्लेन एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और मेरे बच्चे यहाँ पे इसको हम आर्क लेंथ एस कहते थे, ये रेडियस आर था, और फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था एस इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा की अगर मैं बेटा बात करूं तो एस ओवर आर, और हमने कहा था ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो वहां पे मेरा बेटा यूनिट की अगर बात करें तो हम लोग यूनिट मेरा बेटा रेडियन इसका पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने इसका यूनिट डिग्री भी पढ़ा हुआ है। हम इसका यूनिट जब एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उससे रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट रेवोल्यूशन भी होता है। अब इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो मेरा बेटा वेक्टर्स में हमेशा आप राइट हैंड रूल यूज करते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कर्ल ऑफ द फिंगर्स लेके जाएं इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की तरफ, तो थंब आपको इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये सिंपली हमेशा इसके बारे में ये कहा जाता है डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑलवेज along the axis of
रोटेशन। आपके एमसीक्यू जरा 2-3 टॉपिक से थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं जरा थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दूं। मेरा बेटा लाइव वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका पेज रिफ्रेश होगा, दोबारा फिर लॉग इन हो जाए जब भी। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये चीज याद रखनी है, वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो होता है ना मेरा बेटा, अगर इसको देखा जाए, अब मैं रेडियन का डिग्री का आपस में रिलेशनशिप बता रहा हूं। वन रेवोल्यूशन इक्वल होता है मेरा बेटा 2 पाई रेडियन के इक्वल। ये एमसीक्यूज हम लोगों ने प्लेन एंगल पढ़ते हुए भी किया था कि वन रेवोल्यूशन जब आपके पास, हमने लोगों ने s इक्वल टू 2 पाई r रखा हुआ था, तो हमारे पास जो एंगल आ रहा था वो 2 पाई रेडियन आया था, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और जब एक चक्कर मुकम्मल हो, अगर डिग्री में देखा जाए तो कितना होता है मेरा बेटा 360 डिग्री। ये एक इक्वेशन हमारे दरमियान हर एक चीज के रिलेशनशिप को डेवलप कर देती है कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड 2 पाई रेडियन को अगर मजीद लिखा जाए तो वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल भी होती है। अब अगर आप मेरा बेटा यहां से वन रेडियन कैलकुलेट करना चाहो इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो 2 पाई को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो वन रेडियन आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा 57.3 डिग्री। इन दोनों को हमने आपस में इंटर कन्वर्ट कर दिया। और अगर वन डिग्री कैलकुलेट करना चाहो इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो 1/57.3 आ जाएगा। ये मेरा बेटा हमारे पास बनेगा 0.0174 रेडियन, 0.0174 रेडियन। मेरे बेटे मुझे सिर्फ इतना बता दें, इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is also called the plane angle and have 3 units, radian, degree and revolution, and one revolution is equal to 2 pi radian and 2 pi radian is equal to 360 degree. Is it clear now बेटा? ये क्लियर है तो मुझे बता दें। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने डी देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मेरा बेटा क्या आ गया थीटा। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डेल्टा फाई ओवर या डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हमारे पास कहलाता है मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity। इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका यूनिट रेडियन था तो इसका यूनिट आ जाएगा मेरा बेटा रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट क्या आ जाएगा वेलोसिटी का, रेडियन पर सेकंड। इसी तरह अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे बच्चे इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बेटा, आप लोग हमेशा ये बात करते हो कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। मैंने कल वाले टॉपिक में ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये लीनियर मोशन में है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगुलर मोशन में टॉर्क अप्लाई किया जाए, मतलब कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो उसमें मेरा बेटा हम लीनियर मोशन में बात करते हैं अप्लाइड फोर्स F की, लेकिन एंगुलर मोशन में जब रोटेशन हो तो बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क की। और मेरा बेटा आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आता है I अल्फा की। I इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसमें मेरा बेटा आपके पास वेलोसिटी में चेंज आए, तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस होता है मेरा बेटे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मेरे पास मेरा बेटा कीप स्टार्स और इवन के एक और बंदे की नोट्स हैं, अगर आप लोगों को नोट्स भी रिक्वायर्ड होंगे तो उसकी मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जैसे आप लोग कहेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा आ गया। अब मेरे बच्चे एक चीज, अगर मैं ये बात करूं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन के लिए मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो, चाहे लीनियर में हो चाहे एंगुलर में हो,
स्पीड अगर आपके पास कांस्टेंट आती है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है मेरा बेटा, जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा, आपके पास जीरो आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा, आपके पास जीरो आएगी। जी मेरे बेटे, फिर मैं आप लोगों के जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ भी आज से अपलोड कर दूंगा। जी मेरा बेटा, कोई मसला नहीं। मोहम्मद साहब कह रहे हैं रिपीट। मेरा बेटा, मैं नहीं कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि लीनियर ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता था, हम कहते थे अब स्पीड में चेंज नहीं आता, एंगुलर स्पीड में चेंज नहीं आता, तो किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन के लिए शर्त है कि स्पीड में चेंज आए। दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो होगी और दोनों केस में टारगेट का बॉडी तो बात करते हैं वेलोसिटी जीरो। जी मेरा बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, एफसी की वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होगा। मेरा बेटा याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ, फर्ज करें यहां पे कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उस पर लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है हर पॉइंट पे, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा बेटा। जब स्पीड में चेंज आएगा तभी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हर पॉइंट पे फोर्स सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा। तो मेरा बेटा, जब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तभी वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा और एक्सेलरेशन होगा। इट मींस कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो क्या होगा मेरे बेटा, जीरो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मेरा बेटा वैसे आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। वैसे वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v की जगह पे आर ओमेगा पुट करें तो आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा बनेगा आपके पास एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, आर आर के साथ कैंसिल तो बना एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एंगुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल फोर्स को इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है मेरे बेटे। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है, सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि आज की जो एमसीक्यूज अपने उसमें परेशान ना हो जाओ, उसमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि सिर्फ अब ये देख लो, आप चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को नोट्स आज मिल जाएंगे चैप्टर 5 की। तो मेरे बेटे आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने चैप्टर 5 को कंप्लीटली रीड करना है, जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यूज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, टेस्ट स्टार्ट कर दें अब इनको। मेरा बेटा अब टेस्ट से पहले आप सबको अपना पेज एक दफा रिफ्रेश करना है। अभी जो टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा, अभी जो टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा वो भी मेरा बेटा मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं मेरा बेटा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार, यही तो बीट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा कांस्टेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, वो इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। यस सर, पॉसिबल है बेटा। टेस्ट मेरा बेटा आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एफएलपी का सिलेबस मैं बेटा बता देता हूं और इसको जरा बच्चे एक दफा देख लें।
इनका एफएलपी में इससे पहले कौन सा सिलेबस ऐड किया गया था मेरा बेटा? टेस्ट स्टार्ट के ऊपर टेस्ट स्टार्ट करती है ना, टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने टेस्ट आ जाएगा। पेज रिफ्रेश करके मेरा बेटा, पेज आफरीन बेटे रिफ्रेश करके। मेरा बेटा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट स्पीड। सिंपल सी बात है मेरे बेटे, जब आप रोटेट करवा रहे हो उसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कब जीरो होते हैं, इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब उसमें एक्सेलरेशन जीरो। तो उसके डायनामिक इक्विलिब्रियम में कल मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव करे, टेस्ट बताएंगे इसका सिलेबस क्या है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 होंगे मेरा बेटा आज, चैप्टर 3 एंड 4। फेरिस व्हील की एग्जांपल मेरा बेटा ले सकते हैं, और फेरिस व्हील की एग्जांपल हमारे पास आती है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव करते हैं। देयर सो मेनी एग्जांपल मेरा बेटा। 4/5 रीवा बेटा बहुत अच्छे है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप ये कि टाइम हमारा गुजर गया था, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है मेरा बेटा वो मैं जरूर डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। इसमें एक चीज मेरा बेटा ख्याल रखें, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार 5 में से हमारे 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, हाँ अभी वो टॉपिक हुआ नहीं था। टेस्ट एक्चुअली आप लोगों का क्लास से पहले ही एडअप हो जाता है, तो मेरा जो मकसद होता है वो उस कंटेंट को क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर उसमें हमारा जो टाइम है वो लग जाता है। तो इसलिए मेरा बेटा अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन रह जाता टेस्ट से रेलिवेंट, तो उसका जो सोल्यूशन है मेरा बेटा वो लेक्चर के एंड पे आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो इसी से घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। जी मेरे बेटे कोई कन्फ्यूजन है तो दुआ इंक्लूड शो नहीं हुआ सना जो टेस्ट। जी मेरा बेटा 3, 4, 5 जितने भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद तलहा वेरी गुड मेरा बेटा, 5 आउट ऑफ 5 है आपके। जी 3, 4 चैप्टर यूएचएस का। जी मेरा बेटा इन पांचों के 5 एमसीक्यूज का अब हमारा टाइम शॉर्ट है, इसका सोल्यूशन मैं मेरा बेटा अपलोड कर देता हूं। और हाउ बी सो बी गुड इन न्यूमेरिकल्स मेरा बेटा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने से पहले उसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको टॉप पेज पे लिखें, जितने उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला है उनको आप टॉप पे लिखें, और जितने कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को लर्न करें और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। जी अस्मा बेटा, मेरा बेटा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपना पेज रिफ्रेश करना है। मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, एंगुलर का मतलब मेरा बेटा आप लोगों के सामने क्या होता है, एंगुलर का मतलब क्या होता है इसको जरा देखें। फोर्थ एमसीक्यूज आप लोगों मेरा बेटा पूछ रहे हो, व्हेन अ पार्टिकल इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं मेरा बेटा, ये चीज याद रखिएगा। लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसको किस क्या कर रही है मेरा बेटा, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो दोनों में जो एंगल है वो क्या होता है मेरा बेटा 90 डिग्री होता है।
हाँ, GHS का मेरा बेटा 2 and 3 होगा। सॉरी, मैं इनको अभी इसको आपको पोस्ट कर देता हूँ कि रिकन्फर्म करके, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी मेरा बेटा मैं रिकन्फर्म करके पोस्ट कर देता हूँ कि सिलेबस क्या होगा। खुश रहे, जीते रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज। और अपना फीडबैक मेरा बेटा जरूर सबमिट कीजिए।